नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को टाइप्स ऑफ सॉइल्स। आज हम शुरुआत करते हैं डेजर्ट सॉइल से। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो इलाके हैं उनमें मिलती है और भारत के कुल क्षेत्रफल के 4.3% भाग यानी कि लगभग 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। ये मिट्टियाँ आप जानते भी होंगे कि राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती हैं। यहाँ पे वर्षा कम होती है और यहाँ पे बालू का स्तूप बनते रहते हैं। इनमें खनिज नमक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ ये सब पैदा किए जा रहे हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने ये सिद्ध कर दिया है कि जल की अगर उचित व्यवस्था हो जाए तो ये मिट्टियाँ अच्छी फसल दे सकती हैं। इस नहर से इनके जो कमान क्षेत्र हैं उनके फसल प्रारूप में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। तो ये हैं शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। इनमें 90% सैंड होती है और 5% क्ले होती है। छिद्रयुक्त होती हैं। नाइट्रेट और फॉस्फेट में ये रिच होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस में ये पुअर होती हैं। नमी बहुत कम होती है इन मिट्टियों में। अब हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टियों की। ये मिट्टियाँ पर्वतीय भागों के जो वनाच्छादित क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती हैं। इनका विस्तार लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे मिलता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.67% भाग है। ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। कहीं कहीं पर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी ये मिट्टियाँ मिलती हैं। अधिकांश जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं वो टर्शियरी युग की चट्टानों के अपक्षय होने से बनी हैं। इन मिट्टियों में पत्थर, कंकड़ इनकी काफ़ी प्रचुरता होती है। तीन प्रकार में डिवाइड करके हम इनको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है हिमालय के दक्षिणी भागों में जो पथरीली मिट्टियों की जहाँ पे प्रचुरता है, इन्हें नदियों ने ला करके इकट्ठा कर दिया है। इनमें पत्थर, कंकड़ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, परंतु वनस्पति, चूना और लोहा काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत ही कम उपजाऊ होती हैं। इन मिट्टियों के कण मोटे होते हैं, लेकिन दून और कांगड़ा घाटियाँ, आसाम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में बारीक कणों वाली चिकनी मिट्टी भी मिलती है और वहाँ चाय, आलू इनकी खेती इस मिट्टी में की जाती है। सेकंड है मसूरी, नैनीताल और चक्राता आदि क्षेत्रों में चूना व डोलोमाइट ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अतः इन क्षेत्रों में चूना युक्त मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्षा के कारण अधिकांश चूना बह जाता है और भूमि अनुत्पादक और बीहड़ युक्त हो जाती है। बंजर भूमि बन जाती है। यहाँ पे चूना बह जाता है, ज़्यादा वर्षा होती है उस वजह से। ऐसी भूमि में केवल चीड़, साल इनके वन ही उगते हैं। घाटियों में जहाँ कहीं ये मिट्टी जमी हुई अवस्था में पाई जाती है वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट है हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी उद्गार से ग्रेनाइट और डायोराइट आदि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इससे वहाँ पर आग्नेय मिट्टियाँ बन गई हैं। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से इन पे खेती की जाती है। तो ये पर्वतीय मिट्टियाँ हैं जो अलग अलग टाइप से पाई जाती हैं। इनका निर्माण है वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो फॉरेस्ट से मिलता है उनकी
निक्षेपण से हो जाता है। ह्यूमस यहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटास और चूने की इनमें कमी रहती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई जगह पे तो चूना प्रचुर होते हुए भी ज़्यादा वर्षा होने की वजह से वो बह जाता है। आसाम, कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये मिट्टी प्रमुखतः देखने को मिलती है। क्रॉप्स यहाँ पे टी, कॉफ़ी, मसाले और जो भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की, लवणीय और क्षारीय मिट्टियों की। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो शुष्क भाग हैं उनमें ये लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनमें साल्ट्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इन मिट्टियों को रेह, कल्लर, ऊसर, चोपन इन नामों से भी जाना जाता है। नहरों के द्वारा जो सिंचित एरिया है और जहाँ पे भूमिगत जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, वहाँ पे केशिका क्रिया के द्वारा ये जो भूमिगत लवण हैं वो धरातल पे आ जाते हैं और मिट्टी को अनुपजाऊ बन जाते हैं। ये इनफर्टाइल होती है, अनुपजाऊ होती है और कल्टीवेशन, फसलों के उत्पादन के लिए अनफिट होती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख और पंजाब में 12.1 लाख हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित है। गुजरात की खंबात की खाड़ी के आसपास का ज्वार भाटा द्वारा इन क्षेत्रों पे नमक का जमाव हो जाता है, जिससे ये भूमि बंजर हो गई है। तो ये मेनली गुजरात के कुछ पार्ट्स में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के एरिया में पाई जाती है, स्पेशली उन क्षेत्रों में जो नहरों के द्वारा सिंचित है और जिनमें भूमिगत जल स्तर काफ़ी ऊंचा। अब लास्ट में हम बात करते हैं पीटी और मार्शी सॉइल की, पीट और दलदल युक्त मिट्टियों की। ये उन एरिया में पाए जाते हैं जहां आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है और जो जैव पदार्थ हैं उनके जमा होने से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इनमें घुलनशील तत्व ज़्यादा होते हैं और जैव पदार्थ भी 10 से 40% तक पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो हैं, जैव पदार्थ जो हैं, उनका काफ़ी अधिक मात्रा में एक्यूमुलेशन इसमें होता है। ये काले रंग की होती हैं मिट्टियाँ और स्पेशली ये पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती हैं। इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु का तट और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में अधिकांश जो पीट मिट्टियाँ हैं वो जल में डूबी हुई रहती हैं, परंतु जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तब इन पर चावल की खेती की जाती है। ये हाईली एसिडिक होती हैं और भारी मिट्टियाँ होती हैं। तो ये था अपने भारतीय जो अलग अलग मिट्टियाँ हैं उनको हम विभिन्न आधारों को एक साथ सम्मिलित करते हुए एक वर्गीकरण में रखने की कोशिश की है। 8 वर्गों में हमने इसको वर्गीकृत किया और इनका जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी लक्षण हैं इनके, वो कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, क्या फसलों को लेकर के उपजाऊ हैं, अनुपजाऊ हैं, उन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हमने इनका अध्ययन किया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मृदा अपरदन की। तो जल और वायु के इफ़ेक्ट से मृदा की जो ऊपरी परत है वो कट के बह जाती है, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन विशेषतः उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे वनस्पति नहीं होती, ढाल अधिक होता है और ह्यूमस कम होता है, तो उन एरिया में मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है परतदार अपरदन और दूसरा है नालीदार अपरदन। तो परतदार अपरदन वो होता है जब मृदा की ऊपरी परत को जल बहा के ले जाए या वायु उड़ा के ले जाए। तो ये क्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे भूमि सामान्य ढाल वाली और वर्षा की बौछारों के क्षेत्र में हो और वनस्पति का जहाँ पे अभाव हो। तो ये क्रिया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनके दक्षिण पश्चिम भागों में और हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें होती है। मंद गति से होती है और इसका आसानी से हमें पता भी नहीं लगता, परंतु धीरे धीरे एक विस्तृत भूखंड की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। दूसरा है नालीदार अपरदन।
ये नालीदार अपर्दन तीव्र ढाल वाले और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है और तब होता है जब तीव्र गति से बहता हुआ जो जल है वो मिट्टी में कटाव करके नालियाँ बना देता है। कभी कभी नालियाँ इतने विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो खेती के लिए हमेशा के लिए अयोग्य हो जाती है। चंबल नदी की घाटी में इस प्रकार का अपर्दन मुख्यतः देखने को मिलता है। कभी आपने कोई पिक्चर वगैरह देखी हो या कभी आप चंबल घाटी के आसपास से गुजरे हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ बड़ी बड़ी नालियाँ बनी हुई हैं जिन्हें हम चंबल के बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ खेती वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अपर्दन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे भौतिक कारक हैं, मानवीय कारक हैं। तो भौतिक कारकों में नदी कटाव के द्वारा इस तरीके के अपर्दन होते हैं। नदियाँ रास्ता बदल लेती हैं तब मृदा अपर्दन होता है और बाढ़ के समय भी मृदा की परत बह जाती है। मूसलाधार वर्षा जब होती है तो जो वर्षा का पानी है तेज़ गति से धरातल पर बहता है और मृदा का अपर्दन होता है। भूमि का ढाल अगर ज़्यादा है तो भी अत्यधिक अपर्दन होता है। वायु जो शुष्क वनस्पतिहीन मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पे वायु मृदा अपर्दन का सबसे बड़ा कारण है। समुद्री लहरें भी तटीय इलाकों में मृदा अपर्दन करती हैं। हिम नदी हिमालय के ऊंचे जो पर्वतीय एरिया हैं उनमें ढलान के साथ में हिम नदी अपने साथ और बड़े पैमाने पर मृदा को बहा कर ले जाती है। मानवीय कारक में वनस्पति का नाश, तो जहाँ वनस्पति नहीं होगी धरातल पे वहाँ मृदा अपर्दन प्रमुखतः होता है। पशुचारण, आवश्यकता से अधिक अगर पशुचारण होता है तो वनस्पति का नाश होता है, मिट्टी को हानि होती है। चराई से वनस्पति का आवरण खत्म हो जाता है और मिट्टी खोखली हो जाती है, फलतः अपर्दन ज़्यादा होता है। कृषि के ढंग पर बहुत हद तक ये निर्भर है। कृषि को अगर अवैज्ञानिक ढंग से हम कर रहे हैं तो ढाल की ओर खेत की जुताई की जाए तो पानी सरलता से मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। खेत में अगर हम बार बार एक ही फसल बो रहे हैं तो फसल चक्र नहीं कर रहे हैं, सस्यावर्तन का प्रणाली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी में जो खनिज और अन्य तत्व उनका संतुलन बिगड़ जाता है, अपर्दन आसानी से हो जाता है। स्थानांतरित खेती से वनों का नाश होता है, मिट्टी कटती है। मनुष्य और जीव जंतु भी अपनी आवश्यकता के लिए खेत जोतता है, नहरें कुएं खोदता है, भवन निर्माण करता है और कई प्रकार से मृदा अपर्दन का कारण बनता है। इसी तरीके से जीव भी अपने निवास के लिए मिट्टी में बिल बनाते हैं और मिट्टी को खोखला कर देते हैं, जिससे वायु तथा जल से उस मिट्टी का आसानी से अपर्दन हो जाता है। तो ये अपना यहाँ पे भारतीय मिट्टियों का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।